खौफजदा पाकिस्तान है। इसी बीच यहां पर महंगाई का बम भी अब फूटने लगा है। महंगाई किस कदर बढ़ी है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें, डेट वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो क्या कुछ किस तरीके से बिक रहा है। नींबू, अदरक, घी, नारियल तेल, आप देखिए डिफरेंस। आप देखिए 22 अप्रैल को जो चीजें 90 रुपए की थी वो अब 120 किलो हो चुकी हैं। वहीं चावल, नींबू, अदरक और घी, नारियल तेल तमाम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चावल जो 300 रुपए का था अब 350 का हो चला है। चीनी जो 150 की थी 180 की हो चली है। चिकन 750 का था 800 का हो चला है। नींबू 800 का था 900 का हो चला है। डिफरेंस कितना ज्यादा है। अदरक 550 का था 600 का हो चला है। घी 2500 का था 2800 रुपए का हो चुका है। वही नारियल का तेल अब जो 1200 में बिका करता था वो अब 1300 का हो चला है। ये साफ बताता है, ये डिफरेंस साफ बताता है कि महंगाई कितनी ज्यादा अब पाकिस्तान में बढ़ गई है। मार्केट पूरी तरीके से वहां पर क्रैश हो रखा है। इसी बीच अब भारत ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है, उसके चलते भी खासा घाटा पाकिस्तान को होगा। वहीं एयर स्पेस बंद करने की वजह से जो फंड्स पहले ही पाकिस्तान के पास कम थे, अब जब विमानों को लंबी दूरी तय करके अपने डेस्टिनेशन पर जाना पड़ेगा तो भी खासा खामियाजा इसका पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। उन दोनों से ही बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जंग की तैयारी तो चली रही है, वेपन्स को तो मजबूत किया ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच मार्केट्स पूरी तरीके से क्रैश है, महंगाई खासा बढ़ गई है। ग्राफिक्स के जरिए हमने दर्शकों को प्राइस का डिफरेंस भी दिखाया है और ये डिफरेंस बेहद ज्यादा है। महंगाई वहां पर चरम पर है। जी आशा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और सर को भी सलाम। देखें, ये महंगाई की शरह और इसके हवाले से जो भी बातें हैं ना, मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे यहाँ महंगाई जो है वो पिछले 7 माह की कम तरीन शरह के ऊपर है। आप उसमें किसी भी चीज के दाम उठा के देख लें। हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट था, जो आज से 2 साल पहले मतलब आसमानों पर था, आज वो सिंगल डिजिट के अंदर जा चुका है। तो ये भी एक हकीकत है और हमारी जो इकोनॉमी काफी हद तक इस हवाले से रिकवर भी कर चुकी है। तो ये जो आपने फैक्ट्स दिखाए हैं, फिगर्स दिखाए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक यहाँ पर प्राइस हाइक अभी भी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक सिस्टम होता था जिसे हम कहते हैं प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, इससे पहले वो इतना इफेक्टिव नहीं था, अब उसको काफी इफेक्टिव भी किया गया। तो मैं समझता हूँ सूरत हाल जो है, कभी भी कोई मुल्क कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि महंगाई उसके यहाँ है ही नहीं या बिल्कुल जो है वो उसका खात्मा हो चुका है। ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा, जो मैंने आपको कहा है कि कम से कम पिछले 7 माह को अगर उठा के देखें, महंगाई की सबसे कम जो शरह है, रेशो है, वो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हुसैन, ये हम बहुत ज्यादा पुराने दिखा नहीं रहे हैं रेट्स। ये 22 अप्रैल और मई के बीच के ही डिफरेंसेस हैं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि आंकड़ा बेहद ज्यादा बढ़ गया है, डिफरेंस यहाँ पे बेहद ज्यादा है। ये साफ दर्शाता है कि महंगाई वहां पर बढ़ गई है। और इसी बीच हमने देखा था जब रमजान वहां पर थी तब भी चिकन लेने के लाले लोग पड़ गए थे, चीनी बेहद ज्यादा महंगी हो गई थी। यानी कि महंगाई बढ़ती ही चली आ रही है, कम होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपके साथ एक बात यहाँ पे शेयर करता हूँ। जब हमारे यहाँ रमजान था, उसमें होता है कि अक्सर जो इस तरह के हमारे दुकानदार होते हैं या व्यापारी होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टॉक कर लेते हैं, कहीं कहीं स्पेशल आते हैं और एक आर्टिफिशियल किस्म की जो प्राइस हाइक होती है वो इस तरह सामने आती है। लेकिन ऑब्वियसली रमजान जो है वो अप्रैल के शुरू में खत्म हो गया। उसके बाद जो आपने कहना कि आपने 22 अप्रैल के फिगर दिखे हैं और मैंने आपके साथ शेयर किया कि पिछले 7 माह के आप उठा के देख लें, मेरे फिगर हैं ये 30 अप्रैल के हैं। तो सूरत हाल में काफी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। यहाँ पे हुकूमत को बिल्कुल इस तरह से नहीं हो जाना चाहिए कि महंगाई में कुछ कमी हुई है, और भी कमी होनी चाहिए। या मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल, लगातार महंगाई बढ़ रही है। चलिए दोनों के पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त महंगाई की मार है, महंगाई से आम जनता का बुरा हाल है। प्याज 150 किलो हो चुके हैं, आलू 120 रुपए प्रति किलो, चिकन 750, मटन 2000 रुपए प्रति किलो जा चुका है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, वेपनरी तो मजबूत की जा रही है, या खाने पीने के लाले जल्द ही पड़ सकते हैं, जिस हिसाब से वहां पर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि कितनी कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं। प्याज 150 रुपए प्रति किलो, आलू 120 रुपए प्रति किलो, टमाटर 105 रुपए प्रति किलो, आटा 120 रुपए प्रति किलो, चीनी 180 रुपए प्रति किलो, चावल 350 रुपए प्रति किलो, बेसन 445 रुपए प्रति किलो, वहीं घी 2800 रुपए प्रति किलो, पेट्रोल 250 रुपए प्रति किलो, सरसों का तेल 530 रुपए प्रति किलो, दूध 230 रुपए प्रति किलो, एक अंडा 40 रुपए का है, चिकन 750 रुपए प्रति किलो का है, मटन 2000 रुपए प्रति किलो का। इनमें से तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर मटन को परे रखा जाए, पेट्रोल को परे रखा जाए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान के लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो इतनी ज्यादा महंगी हैं कि वहां पर आम जनता इस महंगाई की मार को लगातार झेल रही है। कर्नल संजीत सिरोही जी, महंगाई की मार तो साफ देखी जा सकती है। जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, जो कीमतें हम दिखा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज वहां पर अब अफोर्ड कर पाना आम जनता के लिए बेहद ज्यादा महंगा हो गया है। बिल्कुल हर्षा जी, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कभी भी कोई भी देश के अंदर जब लड़ाई के हालात होते हैं तो ज्यादातर नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि लोग जो है होर्डिंग शुरू कर देते, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और इकट्ठा करने से जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी रहती तो कीमत बढ़ जाती है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। और जावेद साहब जो कह रहे हैं वो अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो अपने स्टैटिस्टिक्स आप दे रहे हो। लेकिन मैं इसमें कोई अजीब चीज नहीं देख रहा हूं, क्योंकि भारत की बजाय पाकिस्तान में इसकी लड़ाई का भय ज्यादा है, लड़ाई का डर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया पाकिस्तान में कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। मैं अभी 2 दिन पहले सुन रहा था कि जो POJK के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपनी आवाम को कहा है कि आप राशन इकट्ठा कर लो, 2 महीने तक का राशन इकट्ठा कर लो। तो जब सरकार ही ये चीजें बोलेगी तो आम जनता के मन में तो डर बैठ जाएगा, और ऐसा डर बिठा दिया है, चाहे इनके डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे इनके प्राइम मिनिस्टर हो, वो सब के सब जो है आसिफ मुनीर टैंक के ऊपर चढ़ के भाषण दे रहे हैं। तो ये ऐसा हिस्टेरिया कर दिया वहां पे पाकिस्तान में कि पता नहीं भारत कब जो है लड़ाई शुरू कर देगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि जो खौफ बैठा हुआ है लड़ाई का, जो कि वहां की भारत कुछ नहीं कर रहा है। भारत ना कह रहा है कि हम जी हमला करेंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो टेररिस्ट हैं, उनके जो परपेट्रेटर्स हैं, उनके जो बैकर्स हैं, उनके जो प्लानर्स हैं, उनके ऊपर किया जाएगा। किसी भी हमारे लीडर ने ये नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये चीजें इस तरीके से एक माहौल पाकिस्तान में बन गया है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जितनी इनकी जरूरत है उससे ज्यादा लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ गई हैं। हर्षा जी, बिल्कुल कर्नल संजीत सिरोही जी, बेहद अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। आतंकियों के खात्मे की बात पीएम मोदी करते हुए नजर आए थे, पाकिस्तान की तो बात की नहीं। तो हुसैन, वहां पर इतनी बौखलाहट क्यों बनी हुई है? देखिए, मैं सर की ये बात सुन के तो खुश होंगे, चले इंडिया के अंदर एक वॉर हिस्टेरिया नहीं है, या आपके यहाँ इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं कि आपने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव साइन, ये अच्छा साइन है कि इंडिया में अगर कोई इस हवाले से फसाद थी भी तो शायद अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और इन दैट हम सब यही चाहते हैं। देखिए, जंग को नहीं चाहता हर्षा, ना हम चाहते हैं और शायद आप भी नहीं चाहते, लेकिन इसके अलावा जो भी मसले हैं जिस तरह से है वो फिर हमें आपस में बैठ के हल करने होंगे। और हमने जो किया, हमारे आर्मी चीफ ने जिस तरह भी किया, आपको ये इस तरह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जंग का माहौल है और इस तरह आवाम सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिल्कुल इस तरह तो नहीं हो सकते कि हमें कोई खतरा नहीं होगा और हम एंड टाइम पे हर चीज को फेस कर लेंगे। कुछ चीजें होती हैं, उसके लिए वक्त लगता है, आपको तैयार करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये सब उसका हिस्सा है। मैं खुश हूं कि इंडिया के अंदर भी ये सोच है कि जंग ना हो, तो आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं। हम तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमन चाहते हैं। लेकिन हुसैन, जिस तरीके की तैयारी पाकिस्तान में की जा रही है, चल रही है, ऐसे में वहां तो बिल्कुल जंग वाले हालात बने हुए हैं। टैंकों की तैनाती की जा रही है, पनडुब्बियों की मरम्मत की जा रही है, परिवारों को विदेश भेजा जा रहा है। सुखबुगाहट तो वहां पर पूरी जंग वाली बनी हुई है। हालांकि हम लोगों ने केवल डिप्लोमेटिक फैसले यहां पर लिए हैं। देखिए, बात पता है क्या है,
कुछ ऐसी चीजें हैं, आई थिंक उससे आई डोंट नो सर उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपना पॉइंट रखता हूं कि कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपके यहाँ वो जंग नहीं होगी, हमारे यहाँ उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। जैसे इंडिया ने एक फैसला किया ना, इंडिया ने एक बात की कि हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। हमारा मौक़िफ़ ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने गारंटी दी है। अब आप हम अगर हमारा पानी बंद करने की तरफ जाएंगे, हमारा 80% जो हमारा इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, वो इंडस बेसिन जो एग्रीमेंट है इस पर निर्भर करता है। आप मुझे बताएं, जंग का नाम सिर्फ तोपे, जेट्स और ये सबमरीन्स नहीं होता है, इसमें पानी फैक्टर भी है। तो अगर आपकी तरफ से इस तरह की बातें आएंगी तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से आई, हमारी सियासी क़यादत, हमारी जो फौज है, उन्होंने मिलकर स्टेटमेंट दी ना कि अगर आप पानी बंद करने की तरफ जाएंगे तो हम इसको जंग का एकदम समझेंगे। आप समझे इस बात को? लेकिन हुसैन, जब ये पूरा अटैक हुआ था तो उसको लेकर तो किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई सपोर्ट में नहीं उतरा, किसी ने निंदा नहीं बताया। अब जब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने की बात चली तो गीदड़ भभकियां तो सबने दे दी। आप कौन सा अटैक की बात कर रही? जब पहलगाम का अटैक हुआ तब तो कोई सपोर्ट में नहीं आया, किसी ने उसको लेकर स्टेटमेंट नहीं दिया, निंदनीय नहीं बताया, लेकिन गीदड़ भभकियां जब तमाम एक्शंस लिए गए तब सबने दे दी। नहीं हर्षा, आई थिंक आपने गो थ्रू नहीं की न्यूज को। सबसे पहले जिस दिन अटैक हुआ उस दिन अगर पूरी दुनिया ने रिएक्शन दिया था, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, हमारी अवाम, सबकी तरफ से इसकी निंदा की गई है। पहले दिन से हर रोज हुई है, आज भी हुई है। तो ऐसा इसको ऐसा मत कहे, हमने तो कहा है कि कंडेम करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 26 से 8 लोगों को मारा, वो चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, वो इंसान थे, मासूम लोग थे। हमने उनको कड़े शब्दों में उनकी निंदा की है, आज भी मैं आपके शो पे कर रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं, मेरी अवाम, मेरी हुकूमत ने भी कहा है। तो इस बात को समझे, इसको ऐसे मत ले। और हम इसमें इंडिया के साथ है, लेकिन हम चाहते ही हैं कि कोई इसमें जो एक सिंपल आता है ना कि ये चीज तो पाकिस्तान से हुई है, अगले 5 मिनट में ये फैसला भी हो गया। इस बात का पता नहीं चला कि वो लोग कहां से आए जिन्होंने हमला किया, लेकिन 5 मिनट में उनके स्केच भी सामने आ गए। मतलब ये देखे ना, इतनी जल्दी कैसे हो सकती है चीजें। पाकिस्तान को इस तरह से आप अगर कटेरे में लेंगे बगैर सबूत के, तो कैसे चलेगा इस तरह? चलिए, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तानी राजदूत की गीदड़ भभकी सामने आई है। भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। युद्ध में पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा पूरी ताकत, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है पाक। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली का ये बयान सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। जमाली ने जोर देते हुए कहा कि अगर हमला हुआ तो वो पूरी ताकत के साथ यहां पर जवाब देंगे। वहीं रूसी चैनल RT से बातचीत में जमाली ने यह धमकी जारी की थी। तो गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार जारी है। कर्नल संजीत जी, उसी बीच एक और गीदड़ भभकी सामने आई है। न्यूक्लियर पावर की धौंस दिखाई जा रही है। हालांकि अगर हम माने तो पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो महज 4 दिन पाकिस्तान उस युद्ध में टिक पाएगा, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। जावेद साहब से मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई बात होती है, पाकिस्तानी लीडर हो या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हो या पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो इस चीज की धमकी, न्यूक्लियर की धमकी क्यों देते हैं हमको? आपने आज तक 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सुना, डिफेंस मिनिस्टर को भी सुना, होम मिनिस्टर को भी सुना, और किसी मिनिस्टर को भी सुना होगा। आर्मी चीफ की तो बात ही छोड़ो, किसी नेता ने, और नेता तो वो बातें बोलते हैं जो कि हो भी नहीं सकती है, पर आपके जो भी लोग हैं वो न्यूक्लियर धमकी क्यों देते हैं? क्यों ये भूल जाते हैं कि आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें कोई दो राय नहीं, आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये रही है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब तो बन गया, लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने नहीं दिखाई है, और बार बार हमको धमकी दी जाती। ये धमकी अगर आप अफगानिस्तान को दो, ईरान को दो, तो समझ में आती है बात कि भाई आप धमकी दे रहे हो तालिबान को, कि तालिबान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है।
आप ईरान को धमकी दो क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन आप धमकी उस देश को दे रहे हो जिस देश के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब वो आपके ज्यादा या हमारे ज्यादा, आपके कितने किलो टन के, हमारे किलो टन के, वो सीक्रेट है, हो सकता है उसमें फिगर्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे तो क्या भारत न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा? और जब दोनों देश न्यूक्लियर स्ट्राइक एक दूसरे पे करेंगे तो ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। तो फिर इस चीज को बार बार क्यों दोहराया जाता है? इससे साफ जाहिर ये होता है कि आप लोगों के मन में ये डर है कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है, जिस जो पहले लड़ाइयां जैसे हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल हुई, वैसी लड़ाई में आप हमसे नहीं जीत सकते, बल्कि हो सकता है आपकी बहुत बुरी हार हो। तभी आप बार बार, आपके लीडर जो हैं, आपके एम्बेसडर हैं, ये न्यूक्लियर बातें करते। ये एक रिस्पॉन्सिबल, एक मैच्योर स्टेट की ये जो है स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे वाले तो कोई नहीं कहते कि न्यूक्लियर बम कर देंगे। तो ये चीजें आपकी तरफ से क्यों आती है? ये मैं आपसे, जावेद भाई, आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हर चीज को उस न्यूक्लियर लेवल पे क्यों ले जाते हो? अभी तो आप कह रहे थे कि हमको बैठ के सुलझाना चाहिए। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं, ना लड़ाई आपके हित में है ना लड़ाई हमारे हित में है। लेकिन पॉइंट ये है, अगर दोनों के हित में नहीं है तो कि न्यूक्लियर की धमकी क्यों दी जाती है? हर बार कारगिल हुआ, न्यूक्लियर की धमकी दी। ये धमकियां मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के बिल्कुल माध्यम बिल्कुल से। जावेद जी, ये ये बेहद अच्छा धमकियों पॉइंट का, यहाँ पर सर ने रेस किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने करण साहब की बात सुनी है। मैं इस पे यही कहूंगा, देखिए जो परमाणु हथियार होते हैं, ऑब्वियसली वो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। आपके पास सबसे 12 ज्यादा है, हमारे पास शायद 160 है, आपके पास 172 है। लेकिन बात ये है कि ये हथियार जब मतलब आपके पास भी आ गए, हमारे पास भी आ गए, 98 के बाद इस इलाके का जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस था वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, डायनेमिक्स चेंज हो गई है। और ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये मैं आपको वाजे कर दूं, ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते हैं। और यही वजह कि आप देख लें, क्या आपने देखा है कि 71 के बाद इंडिया पाकिस्तान की कोई फोर्स वॉर हुई है? और 98 के बाद तो रहा सहा जो एक था, जो एक मतलब खतरा था, वो भी नहीं रहा। तो ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते हैं। लेकिन अगर मैं इस हुसैन बात सर को का हिस्ट्री पे सवाल लेकर यहाँ चलूं, पर यह है कि बार बार धौंस क्यों दिखाई जा रही है? हमारी तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं सामने आ रहे। देखें, ये थ्रेट परसेप्शन होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी होती है, और आपको एक तरह से अपना मौके इस तरह से देना होता है कि जंग की तरफ मत जाइए। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि वो हथियार का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मैंने इस बात को पहले ही वाजे किया, ये सिर्फ एक शील्ड है, इसको एक शील्ड के तौर पे लें। आपके पास भी, हमारे पास भी, और मैं सर यानी इसको गीदड़ भभके कहना गलत नहीं होगा ना? अब गीदड़ भभकी जो है ना लफ्ज हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा मौकिफ यही होता है कि, और हमने हमेशा यही कहा है, हमारा जो एटमी हमारी जो भी एटमी हुसैन, आपके सूचना मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान विक्टिम है, उसे फंसाया जा रहा है, और उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत हम पर हमला करने वाला है। इस तरह की सूचनाएं तो आपके पास पहुंच जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला होता। तो ऐसे में हम क्या समझें इस चीज को? क्या पाकिस्तान खुद ही यहाँ पर चीजों को अज्यूम किया जा रहा है? देखिए अर्षा, कई चीजें होती हैं जो न्यूज पे नहीं आती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो आपको न्यूज पे मिलेगी, एक्स पे मिलेगी। कई चीजें बैकग्राउंड में हो रही होती हैं। अब अगर हमारे तो वो हुआ इंफॉर्मेशन क्यों के नहीं वजीर ने हुसैन? रात 2 बजे आपका उठ के इंटेल बयान कह दिया, रहा था ना, वो चीज तो आपके सूचना मंत्री कह रहे थे ना। किस मैं बिना उनकी पे उन्होंने ये कहा? देखिए, मैं उनकी इस बात पे, जी जी जी, मैं इस बात पर उनकी हिमायत ही कर रहा हूँ। कुछ ऐसे थ्रेट्स उनको फील हुए थे कि शायद इंडिया जो है वो कुछ एडवेंचर चाह रहा है, चाहे वो लिमिटेड चाह रहा है। उसी की बेस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और मेरे ख्याल में सावधान रहना, चाहे आप रहे हम रहे, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन हर्षा, एक बात मैं कहूंगा, एक बात मैं कहूंगा, और उसमें मैं आपकी भी रहना चाहता हूँ, कर्नल साहब की भी, कि ये जो कुछ 22 अप्रैल को हुआ, इसकी तो हमने हमेशा निंदा की है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते में अवामी सतह पर जितनी दूरियां इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है ना, ये हमें बहुत अफसोस होता है। हमारे यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं, और हमारे एक्टर्स के साथ जो किया गया है, और मतलब मैं हैरान हूं। और अब तो मुझे इस पे देखे कि सुनील गावस्कर का बयान आया, एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश को शामिल ना करे। मुझे नहीं समझ आती। देखें, ये टेंशन तो खत्म हो जाएगी आपकी हमारी, लेकिन अब जो पहले की तरह एक
गर्मजोशी थी, एक शौक होता था। इंडिया पाकिस्तान जो मैच थे, मेरा ख्याल है तो हुसैन, अब जिन ये आतंकियों ने इस पूरे करना हमले तो को अंजाम दिया है उनको पनाह देने वाला भी तो पाकिस्तान ही है ना, तो खामियाजा तो पाकिस्तान ही भुगतेगा। संजीत जी, इसको लेकर जवाब दीजिए। नहीं तो आप मैं देखें, ये आप बोलना आम चाहता हूँ। आवाम से तो इसका बदला नहीं ले सकते। आम चलिए, आवाम दोनों के तो पास मेरे वापस ख्याल है लौटूंगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। राणा सनाउल्लाह ने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, डरेंगे नहीं। कल पाक ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है। अब्दाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है, सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है अब्दाली। पाकिस्तान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि पर एक तरफा फैसला लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है, गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार जारी। और इसी बीच एक और बयान अब्दाली मिसाइल परीक्षण के बाद सामने आया है। अब्दाली मिसाइल का परीक्षण जो सफल हो गया है, अब इसको लेकर एक बार फिर से यहां पर धमकी दी गई है कि न्यूक्लियर यहां पर हमला किया जा सकता है। संजीत सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जावेद भैया जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गीदड़ भभकी है, आपने हमारे यहाँ तो ये कहानी है, आपके यहाँ भी होगी। वो भेड़िया आया था, और जब भेड़िया आया तो किसी ने उसको नहीं बचाया। तो ये जो है, जो भेड़िए की जो आप लोगों ने जो पिछले कई सालों से ये बना रखा है कि जी क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, भारत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि आप कितनी भी ये गीदड़ भभकी दे दो, कितना बोल दो भेड़िया आया, हम डर जाएंगे। इस बारी आप परमाणु बम इस्तेमाल करो, आप जो भी बम करना चाहो, आप जितनी धमकी देना चाहो, अगर भारत सरकार ने जो सोच लिया है वो करके रहेगी। चाहे आप परमाणु बम का दो, चाहे आप अपने टैंकों को ले जाओ, चाहे आसिफ मुनीर साहब टैंक पे ना चढ़ के हवाई जहाज पे वहां पे भाषण देना शुरू कर दे। जो भारत सरकार ने सोच लिया है 22 अप्रैल के बाद, वो होके रहेगा। आपके परमाणु बम की धमकी से भारत नहीं डरेगा। तो मेरी जो है, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो ऐसी स्टेटमेंट ना दे, अगर आपको करना भी है, क्योंकि इन स्टेटमेंट से भारत नहीं डरेगा। पहले भारत जो है, आज से 20 साल पहले इस स्टेटमेंट से भारत के ऊपर असर पड़ता था कुछ, लेकिन अब भारत के ऊपर उन चीजों का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो भारत नहीं है, अब नया भारत है। और नए भारत के साथ आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। जैसे हमने अपनी सोच बदल ली है, ऐसे आपको भी सोच बदलनी पड़ेगी कि अगर एक अच्छे पड़ोसी के नाते रहना है तो रोज जो आप गाली गलौज करोगे, आप जो है धमकियां दोगे और वो पड़ोसी चुप बैठ जाएगा, अब चुप नहीं बैठने वाला है। तो आप लोग ये स्टेटमेंट देना। अभी ये जो बता रहे राणा सनाउल्लाह, ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास, हमने अब दिल को वो कर दिया है, टेस्ट कर लिया। आपने तो अब करा, हम तो करके बैठे हुए हैं। हम तो ये जो मिसाइल्स आप कह रहे हो, आप 450 किलोमीटर कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली इस मिसाइल की रेंज 180 से 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। ये चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाए, चाहे ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाए। तो जैसी मिसाइलें आपके पास है, उनसे बेहतर मिसाइलें हमारे पास है, और हम अपनी मिसाइलों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को जो है फिलीपींस वगैरह और देश जो है उसको खरीद भी रहे हैं, तो वो टेस्टेड है। तो इसलिए ये मिसाइल की धमकी देना, परमाणु बम की धमकी देना, उन दोनों चीजों से नहीं होगा। और अब मैं पहले पॉइंट पे आता हूं, जो हर्षा जी ने जिससे शुरू किया था ये डिबेट, उसमें ये था कि महंगाई बढ़ रही। आप ये बताओ, अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर या मेरा डिफेंस मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर मेरा ये कहता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, तो मैं भी बाजार में जाके अगर मुझे 4 किलो आटा लेना होगा तो मैं 14 किलो आटा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी तो आटा नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें, हिस्टेरिया जो पाकिस्तान में मचा रखा है आपके लीडर्स ने, वो जो है आपका ही नुकसान हो रहा है, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपका आवाम पिस रहा है उसमें, आप लोग पिस रहे हैं उसमें। हमारे यहाँ तो कोई आटा महंगा नहीं हुआ, हमारा जो पहले था वही अब है। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छी हुसैन, नहीं यहाँ है। पर आवाम को परेशान करने का, तनाव में लाने का कहीं ना कहीं कल्प्रिट भी पाकिस्तान खुद ही है। चलिए, दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया, इसको लेकर बातचीत